Good morning. Now we have to start with our that topics which we have left behind from the last chapter. Okay, we have to cover many more small topics. It was the points after Indian Factory Act up to D we have covered. In that we have seen facts, उसमें मॉडिफिकेशन कब भी आया, एम क्या थे उसके, टर्मिनोलॉजी जैसे अडल्ट, एडोलसेंट, चाइल्ड, डे, वीक एंड ऑल डैट. देन मेन प्रोविज़न वो एक्ट की क्या थी, कौन सा एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट. आफ्टर इट देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड लेबर एंड सम पॉइंट्स which were important as well as definition or points regarding the women and night shift. After that there was a last point 5 on a 5th number, it was the administration and LWO. वो पहले भी बोला है, अभी भी याद रखो कि मैनेजमेंट का पेपर बहुत सारी चीज़ें फुल फॉर्म, नंबरिंग, ईयर इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. अभी LWO मतलब लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है. अपॉइंटमेंट ऑफ अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बराबर है. यहाँ पे DG डायरेक्टर जनरल, ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल आपको लगता है अभी के DG मतलब डायरेक्टर जनरल क्या है, इजी तो रहेगा, मुझे याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं. जैसे कि DG डाला तो डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्शन जनरल, डायरेक्टरेट जनरल, इसे अलग अलग नाम देंगे आप, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि एक टिक के ऊपर 1 मार्क का आपको मिल रहा है. इतनी इजी बात भी नहीं है, वो भी सोचेंगे कि कुछ तो चैलेंजिंग पेपर हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ई नंबर पे, स्पेशल प्रोविज़न, मतलब ख़ास तौर पे उसने प्रोविज़न क्या की है. इट इज़ एक्सीडेंट एंड डिसीजेस. एक्सीडेंट की डेफिनेशन अभी आपको मालूम है. एक्सीडेंट मतलब मिस हैपनिंग या फिर अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, जो पहले से सोचा हुआ नहीं रहता है और जो क्या करता है, हार्मफुल होता है, किसे, ह्यूमन एज वेल एज द प्रॉपर्टी और फिर मशीनरी या फिर दोनों को. वो भी कैसे, परमानेंट, टेम्पररी, पार्शियल, ऐसे अलग अलग कैटेगरी हम लोग पहले ही देख चुके हैं. तो किसके लिए है ये एक्सीडेंट एंड डिसीजेस, डेंजरस ऑपरेशन, पेनल्टी एंड प्रोसीजर, ये रिगार्डिंग क्या है यहाँ इसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए है, तो एक्सीडेंट एंड डिसीजेस, डेंजरस ऑपरेशन, पेनल्टी एंड प्रोसीजर. ये किसके अंदर आ रहा है, आपका इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर. बहुत सारे एक्ट है, उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर. इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, इंडस्ट्री इंडियन फैक्ट्री एक्ट आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है, वर्क कंपेंसेशन एक्ट आता है, बराबर है. ये हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट आता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं. इसमें से ये पार्ट रह गया था, इसीलिए हम लोग अभी कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट, कंडीशन स्टिपुलेटेड इन अ फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड टू हाइजीन ऑफ वर्कर्स, मतलब कंडीशन क्या प्रोवाइड किया, हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस, साफ़ सुथरा कैसे हो, इसके लिए. लेकिन किसका, वर्कर के रिगार्डिंग. तो वो कंडीशन क्या क्या है, दिस कंडीशन आर विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फैक्ट सच एज क्लीनलीनेस. कौन सी फैक्ट के साथ जुड़ी हुई है, ये क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई कितनी है, वेंटिलेशन, हवा कितनी अच्छे से आती जाती है, टेम्परेचर, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, जहाँ पे बहुत ड्राइनेस हो वहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन म्हणजे क्या, मतलब आपको वर्ड याद रखना है, ह्यूमिडिटी मतलब मराठी में बोलते हैं आर्द्रता, यानी हवा में पानी, बराबर है, वाटर या फिर बाष्प जिसे बोलते हैं वेपर्स, उसका लेवल कितना है. हम लोग अगर अभी हम लोग सी साइड पे रहते तो यहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, हमें हमेशा हमें पसीना आता है. यही आप अगर थोड़ा दूर चले जाओ समुंदर से तो वहाँ पे ड्राइनेस रहता है, वहाँ की हवा अपने को नहीं जमती, स्किन ड्राई हो जाती है, या फिर अलग अलग टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं, स्किन रिगार्डिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिगार्डिंग. तो कैसे कंडीशन पे क्या मेंटेन करना है, वो ओवर क्राउडिंग, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए,
अभी तो आप कोविड के सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से जान सकते हो इसके इम्पोर्टेंस। पहले क्या था, ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन हर एक रूम, हर एक मशीनरी, हर एक व्हीकल किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूज़र के लिए या फिर ऑपरेटर या फिर पर्सन के लिए ही बनाई जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा एक आध आगे पीछे चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुई था तो क्या कहाँ पे वो लीड कर सकता है, एक्सीडेंट पे। बराबर है। ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम, लेट्रिन, स्पिटोन्स, ये सारी चीज़ें आती है अंडर द फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड टू हाइजीन ऑफ अ वर्कर्स। उसमें सबसे पहला है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस में क्या होना चाहिए, डेली स्वीपिंग और क्लीनिंग ऑफ अ फ्लोर, बेंचेस, स्टेयरकेस एंड ऑल दैट। रोज़ झाड़ू पोछा होना चाहिए, किसका, जो फ्लोर है वो, बेंचेस है वो, या फिर जहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन की जगह है वो। क्लीनिंग ऑफ वर्क रूम एटलीस्ट पर वीक, जो आपकी वर्क रूम है उसका एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो साफ़ सफाई होना ही चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब क्या, पानी जो ख़राब पानी बाहर बह के जाता है वो, यानी गटर बोलते हैं वो। अपने यहाँ पे भी देखो ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रेनेज खोदते हैं, लेकिन जो क्या मालूम अभी किसका किसका दिमाग चलता है, वो ड्रेनेज का ना तो लेवलिंग होता है, चेम्बर भी ये लोग क्या ऐसे होते हैं जो ज़मीन से ऊपर होते हैं, उसमें ना तो पानी जा सकता है, ज़मीन के लेवल पे रहे, लैंड लेवल पे रहे, तो उसमें इतना पैक बंद करते हैं कि उनका क्या कंसेप्ट रहता है कि हवा अंदर जाए नहीं या पानी अंदर जाए नहीं, किसी को मालूम नहीं। फिर क्या करना होता है हमें, ड्रेनेज, अच्छे ड्रेनेज के लिए बहुत सारी जगह पे जब भी बारिश गिरती है तो पानी जमा हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो पानी रहता है या फिर कचरे के साथ पानी आता है वो उसके अंदर नहीं जाता, वो लोगों के घर में घुसता है। फिर लोग बेचारे क्या करते हैं, वो चेम्बर उठा लेते हैं, उसके नीचे पत्थर लगते हैं या फिर कोई एक आध हार्ड मटेरियल का टुकड़ा रखते हैं, सो डैट जो पानी बह के आ रहा है वो कहाँ पे चला जाए, ड्रेनेज में चला जाए। ऐसे टाइप का ड्रेनेज कुछ काम का है क्या, नहीं। तो ड्रेनेज इफेक्टिव होना चाहिए, उसका इंक्लाइन सरफेस प्रॉपर होना चाहिए। पूरे गली का पानी एक ही ड्रेनेज के थ्रू जा रहा है, लेकिन ड्रेनेज की साइज़ बहुत छोटी है, तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो के बाहर आएगा। कंपनी में जो गंदा पानी रहेगा उसके लिए प्रॉपर ड्रेन आउट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो कंपनी के अंदर ही रहेगा, उससे अनहेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार हो सकता है। पेंटिंग एंड वार्निशिंग वंस इन अ ईयर। पेंटिंग एंड वार्निशिंग मतलब क्या है, पेंटिंग मतलब ऑयलीनेस मेंटेन करना। बहुत सारी जगह पे मॉइस्चर की वजह से या फिर रस्ट या फिर लकड़े के बहुत सारे हिस्से ख़राब हो जाते हैं, तो उन सबको बचाने के लिए वार्निश या फिर पेंटिंग करना ज़रूरी है, कभी वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वेंटिलेशन मतलब क्या, हवा कितनी खिलती है वहाँ पे, या फिर हवा कितनी इजीली आके जा सकती है। बंद रूम में रहे तो हवा अंदर ही रहेगी, पूरी हवा हम लोग बाहर फेंक रहे तो फ्रेश हवा आएगी नहीं। तो ऐसे कुछ प्रोविज़न हो जिसके थ्रू बाहर की प्योर द प्योर एयर फ्रॉम द आउटसाइड शुड कम इनसाइड द रूम और वर्क एरिया, and the air which is used or which is containing toxic particle, या फिर यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर गर्म हवा, ये रूम के अंदर नहीं रहनी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। तो यही क्या हो गया आपका वेंटिलेशन। सो सर्कुलेशन ऑफ अ फ्रेश एयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जॉस्ट फैन एट अ प्रॉपर प्लेस। बहुत सारी कंपनी में एग्जॉस्ट फैन रहते हैं, एग्जॉस्ट फैन क्या करते हैं, जो गर्म हवा बनती है उसे बाहर निकाल देते हैं, डायरेक्टली वो जाएगी लेकिन उसका स्पीड बहुत कम रहेगा, तो सफोकेशन टाइप हो सकता है। तो एग्जॉस्ट मतलब क्या, एग्जिट, एग्जॉस्ट बाहर फेंक देना, गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए फैन रहते हैं। यूज़ ऑफ क्लीन वाटर फॉर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए प्रॉपर क्लीन वाटर यूज़ करो, नहीं तो कोई सॉल्ट वाला, कोई क्षार वाला, बराबर है, उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे वाटर यूज़ किया तो चलेगा क्या, नहीं, वो भी हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। सामने एक ट्रेन का एग्जांपल दिया है, देखो, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर वर्कर इज़ 500 क्यूबिक फीट। मतलब एक वर्कर के लिए नॉर्मल स्पेसिफाइड क्या स्पेस है, तो 500 क्यूबिक फीट एक के लिए चाहिए पूरे उसके काम करने के लिए, बराबर है। नो पैसेज रूम वर्क प्लेस शाल बी क्राउडेड। आने जाने का रास्ता, काम करने का रास्ता ओवर क्राउडेड या फिर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो मशीनरी की एज वेल एज ह्यूमन की प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी। इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, या फिर कुछ भी गलत हो जाए, अर्थक्वेक से लेके मैन मेड
कुछ तो कैलेमिटी कंसिडर करो, तो ऐसे टाइम पे वो भाग नहीं सकते, तो वो रास्ते क्लियर होने चाहिए हमेशा। रेस क्राउडेड या फिर प्रॉपर क्राउडिंग, जितने डिज़ाइन किया है जितने पर्सन के लिए उतने पर्सन ही वहाँ पे होने चाहिए। लाइटिंग, लाइटिंग मतलब लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट प्रॉपर होने चाहिए, सफिशिएंट एंड सूटेबल होने चाहिए। नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबलाइट या फिर बल्ब ही लगाओ या फिर हेलोजन ही लगाओ। अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं सनलाइट या नॉर्मल डे लाइट का लाइट यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करो। वो नहीं, अगर मान ले के ऊपर शेडिंग है पूरा तो अंधेरा है, तो हम लोग आर्टिफिशियल यानी मैन मेड या जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेंगे ऐसे लाइट के सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। ग्लेज विंडो इन अ क्लीन कंडीशन, ग्लेज विंडो जिसके ऊपर लाइट गिर के डायरेक्ट लाइट नहीं आएगी लेकिन लाइट स्प्रेड होकर आएगी, जो आँखों को तकलीफ ना हो लेकिन रूम में लाइट बनी रहे, वर्क स्पेस पे लाइट बनी रहे, ऐसे कुछ तो प्रोविज़न करो। फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो शुड बी अवॉइडेड। अगर आप काम कर रहे हो, बहुत सारे काम पे देखो आप लिखते हो और ऊपर आपके लाइट रहे, तो आप लिखते हो तो आपके सर का या फिर आपकी खुद की शैडो बुक के ऊपर गिरती है, वो टाइम लिखने में तकलीफ होती है। ये हो गया नॉर्मल लिखने का काम। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर वर्क, जहाँ पे शैडो गिरी तो अंधेरा आएगा, अंधेरा आएगा तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं होने के कारण हम लोग अच्छे से काम कर नहीं पाएंगे और इट कैन टेंड टू एक्सीडेंट और अ रॉन्ग वर्किंग और अ रॉन्ग प्रोसेसिंग और अ रॉन्ग रिजल्ट जनरेशन। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी, पीने का पानी जो अवेलेबल रहना ही चाहिए, शुड बी अवेलेबल टू ऑल वर्कर ड्यूरिंग ऑल आवर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 वर्कर को ही पानी मिलेगा पर्टिकुलर आवर में, सारे के सारे वर्कर को जब चाहिए तभी, मतलब सभी वर्कर को 24 घंटा पानी मिलना चाहिए। सॉरी, जितने भी वर्किंग आवर है उसमें शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एट ए सूटेबल पॉइंट। ऐसा नहीं हो कि पानी पीना है लेकिन वो पानी पीने के लिए मुझे 10 मंजिला ऊपर चढ़ के जाना है, नहीं, ज़रूरी है वहाँ पे और प्रॉपर प्लेस पे उसके पॉइंट अवेलेबल होने ही चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर प्लेस मस्ट बी अवे फ्रॉम लेट्रिन बाय 6 मीटर। लेट्रिन के आजू बाजू में पीने का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही पानी ज़मीन में जाके या फिर वो मॉइस्चर के थ्रू या फिर यहाँ वहाँ से बह के या फिर कहीं से तो भी वो ट्रांसफ़र होकर आ सकता है। इसके लिए अवॉइड क्या करना है कि लेट्रिन जहाँ पे हो उससे 6 मीटर दूरी पे क्या होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। देन लेट्रिन सेपरेट फॉर मेल फीमेल होना ही चाहिए। 1 लेट्रिन मस्ट बी अवेलेबल फॉर 20%। 20% के पीछे एक लेट्रिन होना चाहिए। मतलब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है 60% तो कितने लेट्रिन होने चाहिए, या फिर 45 है तो कितने लेट्रिन होने चाहिए, तो वो हिसाब से आपको फॉर्मूला में बिठाना है। स्पिटोन्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटोन्स शैल बी केप्ट एट अ कन्वीनियंट प्लेस। दीज मस्ट बी रेगुलरली केप्ट क्लीन। अलग अलग जगह पे स्पिटोन्स रखो, बराबर है, और खाली रख के मतलब नहीं है, उसको टाइम टू टाइम साफ़ करना भी ज़रूरी है। सेफ्टी प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट, तो फेंसिंग मशीन के ऊपर जो रोटरी पार्ट है, मोटर है, जनरेटर है, डेंजरस पार्ट है, उसके ऊपर सेफ्टी प्रोविज़न होनी चाहिए। अनट्रेन अडल्ट मैन, वुमेन, यंग पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू वर्क ऑन इट। मतलब जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया है या फिर वुमेन है या फिर यंग पर्सन, उसको वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। लूज फिटिंग क्लोथ्स मत यूज़ करो। सेफ केसिंग होनी चाहिए मशीनरी की, जिसे जो पर्सन यंग है उसे भी डेंजरस सिचुएशन पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। गेट मस्ट बी प्रोवाइड टू एनक्रोच द हॉस्टवे और लिफ्ट वे। मतलब लिफ्ट जहाँ पे रहती है वहाँ पे गेट होना चाहिए, नहीं तो चलते चलते आदमी गिर सकता है, बराबर है। डू नॉट ओवरलोड द लिफ्ट एंड क्रेन। लिफ्ट अगर ओवरलोड होती है, लिफ्ट के अंदर लिखा रहता है 9%, 5%, 4%, तो उसका डिज़ाइन उसी के लिए रहता है, नहीं तो क्या होगा, जो लिफ्ट के ऊपर जो रोप रहती है, बराबर है, मेटर की या फिर अलग कोई मैकेनिज़्म रहेगा, वो टूट सकता है। टूटने के साथ क्या हो सकते हैं, लिफ्ट कोलैप्स होके किसी को भी इंजरी हो सकती है या फिर कोई भी डेड हो सकता है, बराबर है। क्रेन का भी सेम लॉजिक है। क्रेन, हर एक क्रेन की डिज़ाइन रहती है किस चीज़ के लिए, कितना टन उठाने के लिए, तो वो हिसाब से ही उसे वेट उठाने देना चाहिए, नहीं तो वापस से क्या होगा, क्रेन पलटी मार सकती है, क्रेन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कोलैप्स हो सकता है और बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, बराबर है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ लीवरिंग मशीनरी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट। जो स्पीड में घूमने वाली मशीनरी है
उसका स्पीड के हिसाब से ही वो घूमनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड से घुमाई तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। कवरिंग ऑफ ईच पिट एज वेल एज ओपनिंग इन द फ्लोर, जो कुछ भी चेम्बर जैसा रहे या फिर खड्डे रहे उनको बंद करना चाहिए। नो पर्सन शुड कैरी एक्सेसिव वेट, हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक वेट कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए, वो इसके ऊपर वेट कैरी नहीं कर सकता। प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम, अगर फ्यूम मतलब धुआं आता है उससे प्रिकॉशन लो। इनफ्लेमेबल, डस्ट एंड एक्सप्लोजिव, इनसे बच के रहना चाहिए। एस्केप डोर होने ही चाहिए। एस्केप डोर मतलब आपातकालीन खिड़की जैसे बोलते हैं वैसे, कि आग लग गई, कुछ तो हो गया, एक साइड ट्रेन अगर पलटी होती है तो दूसरे साइड से हम लोग निकल सकते हैं। सिमिलर कहीं पे आग लगी या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, तो एग्ज़िट डोर से आप बाहर हो सकते हैं, जो कौन सा इमरजेंसी एग्ज़िट रहेगा वहाँ से। प्रोविज़न ऑफ वार्निंग डिवाइसेस, जैसे आग लग गई तो अलार्म बजेगा, बराबर है। स्मोक तो स्मोक डिटेक्टर से भी अलार्म बजेगा और मालूम पड़ेगा कि आग लगने वाली है या फिर लगी है। अरेंजमेंट टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ अ फायर एंड स्प्रेड ऑफ अ फायर, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, आपके सेफ्टी प्रोविज़न अंडर द फैक्ट्री एक्ट। बाकी अभी एक थोड़ा सा पार्ट है वो, और ऊपर ऊपर से रिवीजन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी कौन सा पार्ट बचा है, वेयरफेयर मेजर इन अ फैक्ट्री एक्ट, बस ये पेज बचा है। और अगर बीच में का कुछ रह गया रहेगा या तो हम लोग देख लेंगे या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर लिया करेंगे। अच्छे से पढ़ो, ऑलमोस्ट 99.99% सिलेबस आपका हो गया है। जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा मेंटेन रहेगा, मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो। डायरेक्टली कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है, इनडायरेक्टली हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके ऊपर आपको लॉजिक डेवलप करके आंसर लिखना है, तो टाइम तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD में क्लिक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको सिनेरियो नंबरिंग दिया जाएगा, वो हिसाब से आपको दिमाग में क्या याद है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ऑलमोस्ट पूरे बुक की इमेजेस आपके पास है, एक सपोर्टिंग में मैन्यूअल जैसा भी आपको प्रोवाइड किया है, उसमें से पढ़ो। थैंक यू।